नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले एक बेहद संजीदा मुद्दे पर, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सियासत के अलावा सुरक्षा से भी है। दरअसल भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके सबूत तब और मिले जब पंजाब में कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले ही खुफिया पुलिस के अड्डे पर रॉकेट से हमला हुआ, रॉकेट लॉन्चर से। इसके बाद देश भर के खुफिया तंत्र सक्रिय हो गए और हमें लगता है कि उसके पहले ही भारत सरकार ने भोपाल में एनआईए का ऑफिस खोलने का फैसला कर लिया था। ये इत्तेफाक है कि 2 दिन पहले पंजाब में पुलिस की खुफिया ऑफिस पर हमला होता है और 2 दिन बाद भोपाल में एनआईए खोलने की घोषणा हो जाती है। और उसके साथ साथ सबसे खास बात यह कि उस एनआईए का दफ्तर भी भोपाल में कहाँ खोलेगा, इसकी भी जगह तय हो गई है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ महीने पहले भोपाल में जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक पूरा नेक्सस पकड़ा गया था, जिसमें स्लीपर सेल बनाने की बात हो रही थी। इसके अलावा वैसे भी भोपाल आतंकवादियों के लिए, अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि वो आरामगाह है। लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते हैं आतंकी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ एक ऐसा इलाका है जहाँ सिमी का आतंकवाद है। और अभी जो नई खबर थी वो ये कि जयपुर में जब सूफा नाम के संगठन के आतंकी पकड़े गए तो उनका कनेक्शन मध्य प्रदेश के रतलाम से भी जुड़ा। इसलिए एनआईए भोपाल में खुला है। इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण भी और हमें लगता है कि मौजूद भी है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे पत्रकार प्रवीण मालवी, आशीष दुबे, चैतन्य भट्ट और स्टूडियो में रहेंगे हमारे सामाजिक साथी कमल राठी। लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। आतंकी संगठन जो है इन्वेस्टिगेशन इनका वो करेंगी, जैसे जेएमबी का उनके पास गया है, सूफा का उनके पास गया है। इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने नरोत्तम मिश्र ने जो बताया कि इसके खुलने की वजह क्या है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस पूरी खबर को ब्रेक करने वाले पत्रकार प्रवीण मालवी जुड़ गए। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सर, नमस्कार। दरअसल अच्छी बात यह है कि 2 खबरें आतंकवाद की थी हाल की, और उन दोनों खबरों में आपका कनेक्शन इसको ब्रेक करने में है, और इसलिए आपको पहले तो बहुत बधाई इन दोनों खबरों के लिए। जो आपने मुजाहिदीन वाली जो जेएमबी की बात है, उसका पूरा जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसका जो कनेक्शन आपने यहाँ पकड़ा था, उसको फ्लैश किया था आपने अखबार में, और दूसरा जो एनआईए संगठन का ऑफिस खुलने वाला है, इसके लिए बधाई। और अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आखिर क्या वजह है कि भोपाल में एनआईए का ऑफिस खोला जा रहा है। इसके पीछे रीजन तो बहुत सारे, चर्चा के पहले मैंने उनका जिक्र किया था कि किस तरह से सिमी का जो क्षेत्र वो बढ़ रहा है, किस तरह से सूफा की बात, हम जयपुर और रतलाम से कनेक्शन जुड़ता है, और इसके बाद बांग्लादेशी संगठन का जो आतंकी संगठन है उसका एक तरह से ऑफिस भोपाल में था और वो स्लीपर सेल बना रहे थे। पहले प्रवीण जी, जो आपके पास जानकारी है वो हमारे दर्शकों से शेयर करें और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसको कुछ पहले से शुरू करना चाहूंगा। कुछ समय पहले तक हमारी एजेंसियां इस बात पे बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि उज्जैन में लगातार जो सिमी पे कार्रवाई हुई और सिमी के आतंकियों का एनकाउंटर भी मध्य प्रदेश में हो गया और सिमी का लगभग सफाया हो गया। ये घोषित तौर पर तो नहीं मान लिया गया था कि सिमी हमारे प्रदेश से खत्म हो गया है। इस बीच में पिछले कुछ समय से, लगभग 6 महीने पहले से इनपुट्स मिलने लगे, कुछ नए संगठन प्रदेश में पैर पसार रहे हैं, जिसका जो आपने परिणति देखी, सूफा के आतंकवादी पकड़ाए हैं, उसमें एटीएस राजस्थान, एमपी और बाकी राज्यों की मिली हुई कार्रवाई है। इसी तरह मध्य प्रदेश में जो जेएमबी के आतंकवादी भोपाल में पकड़ाए राजधानी में, वो भी लगातार निगरानी में थे। तो तभी से खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ी हुई थी कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नए संगठन और उनके स्लीपर सेल पैर पसार रहे हैं। यही इनपुट चूंकि केंद्रीय एजेंसियों को भी गया था और वहां से इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि इनको सफाया करना जरूरी है और ये सिमी से अलग है, इनका पूरा सेटअप अलग है, इसलिए इनको खोज निकालना ज्यादा कठिन काम था। उसके बाद जब कार्रवाइयां हुई और सबने देखा कि ये वास्तव में स्लीपर सेल है, उसी के समय से ये तय हो गया था कि एनआईए की ब्रांच मध्य प्रदेश में खोली जाएगी। और इससे आगे बढ़ के मैं आपको बता दूं सर कि एनआईए की ब्रांच एमपी में खुल चुकी है। कुछ चीजें खुफिया जानकारी के हाथ पे रहती हैं, कोई ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाते अधिकारी या गृह मंत्री भी,
लेकिन जो टीम जांच करने के लिए दिल्ली से आई थी इस मामले की, वो टीम लगातार एमपी में ही रुकी हुई है जी। और वो उन्होंने यहाँ डेरा डाल लिया है। उसके बाद से वापस रिटर्न नहीं हुए और लगातार इन सब चीजों पर नजर रखते हुए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश के चैतन्य भट्टी भी जुड़ गए हैं और आशीष दुबे जी भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आशीष जी आपकी तरफ आऊंगा। मुझे मालूम है कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और कनेक्टिविटी कभी भी टूट सकती है, तो पहली बात कि आपकी यात्रा जबलपुर से भोपाल हो रही है और जबलपुर भी सिमी के एक तरह से गढ़ के रूप में था। वहां से भी सिमी के आतंकवादियों की अपनी गतिविधियां थी। जब सिमी का कनेक्शन पकड़ा गया और लोग गिरफ्तार हुए तब ये पता हुआ था कि जबलपुर में भी वो लोग सक्रिय थे। आशीष जी, एनआईए का दफ्तर खुल चुका है, हम इस पर बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीजें खुफिया भी रहती हैं और उसको हम नहीं चाहते कि उजागर हो। लेकिन पंजाब में खालिस्तान का जो मामला बढ़ा है और जो गतिविधियां हुई और 2 दिन पहले जो पंजाब में पंजाब की खुफिया पुलिस पर जो ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था, उसके बाद हमें लगता है कि पूरे देश में सनसनी है, सब लोग बहुत चिंतित है। एनआईए का जो संगठन ऑफिस खुला है भोपाल में ऑफिस, उसको लेकर आपकी राय कि मध्य प्रदेश कितना संवेदनशील है आतंकवाद के मुद्दे पर? देखिए, मध्य प्रदेश में सिमी का मामला पहले ही आ चुका है। सिमी की बहुत सारी गतिविधि पहले भी हुई है और अभी भोपाल में बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ लोग संदिग्ध लोग पकड़े गए थे जिनके आतंकवादी कनेक्शन थे। तो इसलिए और इसके पहले भी घटनाएं लगातार हुई है, जेल से भी भागने का दुस्साहस हुआ। तो इन सब चीजों के बीच में एनआईए का अगर दफ्तर यहाँ पे खुल गया है तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास और सारे देश में भी मुझे लगता है इस तरह की जरूरत अब सामने आ गई है कि उनकी एक ब्रांच हो, उनका एक कैंप ऑफिस यहाँ पर जरूर हो। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो अभी ये भी मान के चलना भी बहुत ऐसा होगा कि शांति का टापू है, शांति के टापू है जरूर, लेकिन इसमें किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ने के लिए ये इस तरह की जो एजेंसियां हैं उनकी यहाँ पे नजर जरूरी है। बिल्कुल। सबसे खास बात है कि हम लोग जानते कि ये शांति का टापू तो है, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों के लिए एक तरह से पनाहगाह भी है। वो लोग अपना वो टाइम यहाँ काटते हैं जब वो एक्टिव नहीं होना चाहते और छुपकर एक तरह से मौज मस्ती का टाइम बिताना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश या भोपाल जो है वो उनके लिए एक अच्छा सेंटर है। लेकिन मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा आपसे। हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी भी। चैतन्य भट्टी जी, जबलपुर का अपना महत्व है आर्मी के सेंटर होने की वजह से, और वहां सिमी का होना और उसके बाद मध्य प्रदेश में एनआईए का ऑफिस खुलना ये बताता है कि देश में आतंकी गतिविधियां आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। सबसे खास बात की पंजाब में जो जिलेटिन की अपने नागपुर में जो जिलेटिन से भरा एक बैग मिला था, वो बताता है कि ये गतिविधियां अब न केवल पंजाब बल्कि जयपुर, रतलाम, भोपाल और नागपुर, ये घटनाएं बताती है कि अब उनके जो कनेक्शन है वो एक्टिव हो गए हैं और कुछ वारदातें वो कर सकते हैं। इसलिए सरकार भी सतर्क है और उनकी एजेंसियां भी। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मुझे लगता है कि आतंकवादी हमेशा ऐसे प्रदेश को चुनते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ किसी प्रकार का अशांति नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि क्योंकि ये लोग बहुत उस तरह से हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, तो ऐसी जगह वो जरूर चुनते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मालवा में सिमी का बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया था और उसके जो सूत्र थे वो जबलपुर में भी थे। जबलपुर वैसे ही बहुत संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहाँ कई फैक्ट्रीज हैं जो आपके कई तरह की चीजें बनाती हैं जो सेना के काम में आती है, तो ये वैसे भी बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि अगर भोपाल में एनआईए का ऑफिस खुल रहा है तो उससे एक फायदा ये होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उन पर इमीडिएट एक्शन भी हो सकता है और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, पुलिस के पास बहुत से काम होते हैं। पुलिस के पास मुझे लगता है कि आजकल पुलिस का अपना काम बहुत कम हो गया है, बाकी राजनेताओं के काम ज्यादा होते हैं। कहीं जुलूस निकल रहा है, कहीं वीआईपी आ रहा है, तो पुलिस अपना काम भी नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में अगर कोई आतंकवादी कनेक्शन मध्य प्रदेश में आता है और उसका कोई बड़ा रूप आपको देखने मिलता है, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि एनआईए का जो दफ्तर है वो पूरी तेजी के साथ खोले और उसमें पूरा एक अमला तैनात हो। ऐसा नहीं कि एक ऑफिस खोल दिया, एक दफ्तर खोल दिया और वहां पता लगा 4 आदमी बैठे। एक पूरा तबका होना चाहिए जो जांच करता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसमें जो बड़े अधिकारी हैं, और उसका पुलिस से आपस में जो ताबका होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार इनपुट पुलिस से भी मिलते हैं या उनका खुफिया तंत्र होता है जो उससे भी बहुत से ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और इससे न केवल मध्य प्रदेश, जैसा कि अभी आशीष जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश के आसपास के जो
प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, आपका छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, आपका महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, तो इनमें भी फायदा मिल सकता है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बात यही होगा कि पुलिस और एनआईए का जो संबंध है आपस में, वो इतना ज्यादा गहरा होना चाहिए ताकि हमको एक दूसरे के प्रति एक स्थिति ऐसी बनी रहे कि इनपुट से उस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी आतंकवादी के स्लीपर सेल तैयार हो रहे हैं, और उन पे एक्शन लिया जाए और उन पे रोक लगाई जाए। बिल्कुल। असल में भट्ट जी एक बात और है कि इस पूरे मामले में एनआईए तो एक संस्था बड़ा नाम है, लेकिन जितना बड़ा नाम है उतना कठिन काम भी है उनका। खुफिया एजेंसियों का काम इसलिए भी कठिन है क्योंकि उनको रेत में सू ढूंढनी पड़ती है। करोड़ों की तादाद में लोग हैं, उसमें से आतंकवादियों का स्लीपर सेल, उनका कनेक्शन, उनके लोगों को ढूंढना, क्योंकि अब वो कनेक्शन इसलिए भी खतरनाक हो गए हैं भट्ट जी की करप्शन बढ़ गया है, पुलिस में भी बढ़ गया और बाकी जगह भी बढ़ गया है। तो जब करप्शन बढ़ेगा तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो पुलिस की एजेंसी को करप्ट करके अपना काम करते हैं और समाज के लोग कई बार अनदेखी करते हैं। तो मुझे लगता है कि एनआईए खुल जरूर गया है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा कठिन हो गई है। आपने जरूर जिक्र किया है कि इसमें तालमेल की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है, न केवल एनआईए और पुलिस का, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की पुलिस का, महाराष्ट्र की पुलिस का, अगर इनका यूपी की पुलिस का कनेक्शन आपस में ठीक होगा तो इनपुट पर कार्रवाई ठीक होगी। और जो बात मेरी एक अधिकारी से आज हो रही थी, भट्ट जी, उनका कहना यह था कि पुलिस तो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम कर रही है, वो नेताओं के लिए प्राइवेट लिमिटेड है और उनके अपना जो काम होता है वो करप्शन की वजह से वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर अगले दौर की बातचीत में इस पर आप कुछ कहेंगे तो हमें लगता है कि गागर में सागर भर जाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास। कमल राठी जी, मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस समय हमें लगता है कि जो आईएसआई एजेंसी है पाकिस्तान की और बाकी दुनिया के जो आतंकी संगठन है वो हिंदुस्तान पर लगता है कि पूरे फॉर्म में काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब ये बताता है कि खालिस्तान का जो मसला है वो अब सिर्फ पंजाब पर नहीं होगा, ये आतंकी कनेक्शन है, कनेक्टेड है आपस में, चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवाद हो। इस पर आपकी राय कि मध्य प्रदेश और भोपाल कितना महत्वपूर्ण है और कितना सतर्क रहने की जरूरत है? इसके दो पहलू हैं। एक तो एनआईए का ऑफिस भोपाल खुलने से मुझे लगता है कि भोपाल एक हिंदुस्तान के सेंटर में लगभग है और यहाँ से एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और सारे तरह की कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा साधन है। तो कहीं भी एनआईए को पहुँचना होगा, क्योंकि एनआईए तो पूरे भारतवर्ष के लिए काम करता है, तो उसे कहीं भी पहुँचना हो तो भोपाल से एक लॉजिकली और लॉजिस्टिकली बहुत अच्छी जगह है। तो इसका स्वागत है कि यहाँ खुलना ही चाहिए। और दूसरा, इसका जो आतंकवाद वाला पहलू है, तो मध्य प्रदेश आज से नहीं कई वर्षों से कहीं भी कहीं आतंकवादी गतिविधि होती है तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश से, भोपाल से या आसपास से कुछ ना कुछ तार जरूर हमेशा अखबारों में हमने पढ़ा है कि जुड़ता है जी। तो एनआईए का यहाँ महत्व है, ये खुलता है तो यहाँ सारी जो, और इस वक्त तो पूरे देश दुनिया में जो टेररिज्म है उसको बढ़ने का एक बड़ा अच्छा मौका मिला, वो बढ़ रहा है। तो उसे रोकने के लिए सारे देश बहुत एक्टिव हैं। हमारी भारत की सरकार भी इस मामले में बहुत ही गंभीर है और इसलिए आपने बताया कि 13 ऑफिस खुल चुके हैं, शायद ये 14वां ऑफिस है। तो बहुत तेजी से ये पूरे हिंदुस्तान में एनआईए के ऑफिस हो जाएंगे मुझे लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं हम आम जनता को बहुत सुरक्षित घूमने के लिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए काम करेगा। और भोपाल में आप देखेंगे कि आर्मी के भी बहुत बड़े बड़े सेंटर्स खुल गए हैं, तो उसके लिहाज से भी शायद एनआईए की बहुत ज्यादा आवश्यकता भोपाल में थी। बिल्कुल। तो इस ढंग से मुझे लगता है कि एक अच्छा पहल है, पूरे हिंदुस्तान में इसी ढंग से पहल होना चाहिए जिससे हिंदुस्तान का आम आदमी सुरक्षित महसूस करके रह सके। बिल्कुल। सबसे खास बात तो आम आदमी को भी बहुत सतर्क होने की जरूरत है। जहां भी संदिग्ध गतिविधियां दिखे, संदिग्ध लोग दिखें, कुछ नए लोग, नए चेहरे दिखें, अगर वो नए चेहरे बहुत एक्टिव है तो उसके बारे में आम आदमी से बड़ा इन्फॉर्मर पुलिस के लिए, एनआईए के लिए कोई और नहीं हो सकता। हमें लगता है कि एनआईए का, जैसे प्रवीण मालवी इस बारे में और विस्तार से बताएंगे, लेकिन एनआईए या खुफिया एजेंसी जो भी होती है, चाहे वो सिटी की क्राइम ब्रांच हो, उनका काम अपराधियों को पकड़ना रेत में से सूट ढूंढने के बराबर कठिन काम होता है। और अब जब आतंकवादी संगठन या जो दहशत फैलाने वाले वो बहुत हाईटेक हो गए और उसके चलते पुलिस और खुफिया तंत्र हाईटेक है, जनता के सहयोग के बगैर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उन पर इनपुट्स तो मिलते हैं। प्रवीण जी, जो आपके पास जानकारी थी, चाहे वो जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश की हो, एनआईए की हो या और दूसरे
आतंकी कनेक्शन इनपुट की हो। हम चाहेंगे कि जो जनता के हित में बताना हो वो आप जरूर शेयर करें, और जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ती हो वो हमसे शेयर ना करें। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मसला है ये कहीं ना कहीं पुलिस में करप्शन की वजह से भी बढ़ रहा है। आतंकी घटनाएं या आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो पुलिस में भ्रष्टाचार होने की वजह से भी बढ़ रही है। आपकी राय? जी जी, निश्चित तौर पे करप्शन एक मुद्दा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि समन्वय की बात हमारे साथियों ने की है। समन्वय एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभर के सामने आ रहा है। जब हाल में जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी पकड़ाए तब ये तय हो गया था कि ये बांग्लादेश के रास्ते आए हैं। मैं आपको बता दूं, अब तो बताया जा सकता है इस चीज को कि हमारी एजेंसी की कुछ लोग, एटीएस के लोग, कुछ समय पहले भी बांग्लादेश की सीमा तक गए और पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने रेकी की, तो मालूम पड़ा कि 40 किलोमीटर की बॉर्डर ऐसी है जहां से बेरोक टोक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर खुली हुई है। लोग आते जाते हैं। वो लोग इस तरह से घुसपैठ करते हैं कि पहले आके बॉर्डर से लगे हुए 10-20 किलोमीटर के एरिया में मजदूरी करना, वहां रहना, और वहां रहने के बाद वो अपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। फिर उनको दूसरा ठिकाना होता है उत्तर प्रदेश का देवबंद और ऐसी ही कुछ जगह हैं जहां उनके स्लीपर सेल हैं, और वो उनको सहायता करके बाकी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराते हैं, उनको लुकलाइट बनाते हैं। जब वो पूरी लैंग्वेज उनकी भारत जैसी हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश जैसे शांति के टापू कहलाने वाले राज्यों में आते हैं। तो बाया आप देखिए ये कनेक्शन किस तरह से, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि बांग्लादेश से आए वो अपने पश्चिम बंगाल से धीरे से आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में ठिकाना बदल के आते हैं एमपी, और एमपी में फिर स्लीपर सेल के तौर पे अपने आप को वो सेट कर लेते हैं और किसी की नजर में नहीं आते। तो जब हमारे एटीएस के लोग गए तो ये बात सामने आई, कहीं ना कहीं बाकी समन्वय की कमी है, और जिन राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ केंद्रीय एजेंसियां और आपस की राज्यों की एजेंसियों के बीच में समन्वय नहीं है। तो एनआईए के पास ये पावर है कहीं ना इस चीज का कि मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में जाएगी तो उसको राज्य सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी कारण ये कार्यालय जो है इसके बढ़ाए जा रहे हैं, और इसकी जरूरत भी है कि आतंकी मामलों में कहीं राजनीति ना आए। जिस तरह हम कुछ दिनों से देख रहे हैं पुलिस किस तरह से कठपुतली बनी हुई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छुड़ाया जा रहा है लोगों को। राजनीति तक ठीक है, लेकिन आतंकी मामलों में कभी ऐसा ना हो, इसलिए एनआईए को सरकार एक्टिव कर रही है, उसको दायरा फैला रही है कि राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, अगर आतंकी मामला है तो विशेष प्रावधान के तहत गठित है, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो अपनी कार्रवाई तेजी से कर सके। एक बात मैं और पूछूंगा, ये तो हो गया एनआईए का अपना मामला, लेकिन पुलिस की नजर से कोई बचता नहीं है। अगर पुलिस का जो थाना है, जो हवलदार की बीट होती है, जो एसआई की बीट होती है, उसको पता होता है कि उसकी बीट में कौन सा नया आदमी आया है और नए आदमी की गतिविधियां क्या हैं और उस नए आदमी को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पुलिस का हवलदार, पुलिस का एसआई ये इस मामले में ईमानदार हो जाए तो हमें लगता है कि एनआईए की बहुत सारी दिक्कतें कम हो सकती, क्योंकि हमने देखा कि जब निचले स्तर पर पुलिस का कर्मचारी भ्रष्ट होता है तब वो आतंकवादी संगठन उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी गतिविधियों के लिए। प्रवीण सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरी खुफिया अधिकारियों से बात हुई और जो नजर रखे हुए थे उनका कहना है ये लोग ऐसा छद्म आवरण ओढ़ के आते हैं, पुलिस का अपना देखने का नजरिया होता है, जुआ है, सट्टा है या कोई इस तरह के अपराध हो रहे हैं समाज के लिए घातक हैं, तो वो नजर निश्चित तौर पर रखती है। लेकिन भोपाल में हजारों की संख्या में बाहर से छात्र आते हैं, ये देवबंद से या कहीं से छात्र के भेष में आए, इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, बाकायदा कॉलेज जा रहे आ रहे हैं, तब पुलिस के बीट के सिपाही के लिए पकड़ना मुश्किल होता है कि इनके पास ना कोई अवैध हथियार है, ना सा असला है, अपने लैपटॉप है, और आजकल के जमाने में अधिकारियों का कहना है कि लैपटॉप सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है, जो कि हमारी पुलिस इतनी हाईटेक नहीं है कि लैपटॉप के अंदर क्या है और वो देश में, दुनिया में कहाँ जुड़ा हुआ है, दुनिया के सीरिया जैसे देश से जुड़ा हुआ है, रोज बात कर रहा है, ये पुलिस को पता नहीं चल पाता। तो बीट के हवलदार से उम्मीद करना क्यों छद्म आवरण में आए हुए आतंकी को पकड़ लेगा या पकड़ते हुए वो रिश्वत लेके छोड़ रहा है। तो खुफिया एजेंसियों का कहना है कि थाने से 50 कदम की दूरी पर ये लोग 1.5 साल से रह रहे थे, बाद में कहा 6 महीने से रह रहे थे, जितना भी समय इन्होंने बताया, लेकिन पुलिस को इस बारे में भनक तक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब कार्रवाई हुई उसके बाद पुलिस को पता चला। तो ये जो छद्म आवरण होते हैं, स्लीपर सेल होती है, इसको ब्रेक करने के लिए स्पेशल एजेंसीज की जरूरत हमेशा रहती है, और पुलिस इस मामले में अभी तक तो मैं देखता हूं कि नहीं इसमें सक्षम हो पा रही कि इनके मंसूबों को पता कर सके कि छात्र के वेश में कौन लोग हैं। बिल्कुल, एक बात और है कि जिनके यहाँ ठहरते हैं लोग, कई बार उनका भी संरक्षण मिल जाता है। जो स्लीपर सेल की बात की थी, हमने बात किया जमात मुजाहिदीन बांग्लादेशी, वो जिस मकान में रुक रहे थे उस मकान के रहने वालों ने 2 तरह के बयान दिए थे। किसी ने कहा था कि वो 6 महीने से, जबकि जानकारी थी कि वो 3 साल से वहां काम कर रहे हैं, 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो जो लोकल का उनको मदद मिलती है, संरक्षण मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है कि पुलिस को किस ढंग से कार्रवाई करे, ये पुलिस की दिक्कतों में शामिल हो जाता है। गंभीर चिंता का विषय है, और इसको तो बेसिक पुलिसिंग ठीक करके ही किया जाता है कि किराएदारों की जानकारी एक बिल्कुल बेसिक पुलिसिंग का वो हिस्सा है जिस पर अधिकारी कोशिश करते हैं। इसके बाद भी अभियान चलाया गया, और मैं जानता हूं कि
15-20 दिन चला, पुलिस की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अधिकारियों की अपने बयानबाजियां हैं। उसके बाद वो फिर ठंडा पड़ गया। वो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, तब भी किराएदारों के वेरिफिकेशन हुए थे। प्रवीण तो जी, बेसिक पुलिसिंग फिर कोई बड़ी घटना होगी तब फिर वो चला लेंगे अभियान, उसके बाद फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अखबारों में उसका फॉलोअप करेंगे, टीवी चैनल पर चर्चा होगी, तो जरूर वो इस मामले में एक्टिव होंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, अगर कोई और जानकारी आप देना चाहते तो जरूर शेयर करें। प्रवीण जी। असर ये है कि इसमें जो अभी तक जानकारी आ रही है कि एनआईए जो है वो मध्य प्रदेश में अपना कार्यालय खोल चुका है। चूंकि खुफिया कारणों से कार्यालय का पता और कहाँ खुल रहा है, किस शहर में खुलेगा, ये उजागर करना ठीक नहीं है। और इसमें एक जो है पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा। और अभी दिल्ली से टीम जो आई हुई है, लगातार यहाँ बनी हुई है, उन्होंने 50 से अधिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे मांगे हैं और प्रतिनियुक्ति आवेदन आ चुके हैं। उन लोगों को केंद्र की जो एजेंसी की सुविधाएं मिलती है मिलेगी। तो मध्य प्रदेश से तेज तर्रार अच्छे अधिकारियों की उनको जरूरत है। और उसमें एसपी स्तर का भी एक अधिकारी होगा, उसके नीचे 5 एएसपी होंगे, 5 टीआई होंगे, 5 नीचे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई, एसआई, सारा अमला रहेगा। तकनीकी रहेंगे। इसमें आईटी एक्सपर्ट की भी उनको जरूरत लगेगी, जो कम से कम आईटी के मामले में जानकार हो। और जो चीजें आपने कहा कि लैपटॉप पर लोग काम करते हैं, आतंक के कनेक्शन उसी से जुड़े होते हैं, वो जब चीजें ईमेल पर और नेटवर्क जो होता है उसको पकड़ने के लिए बहादुर तो चाहिए और जानकार भी चाहिए, जो खासतौर से नई तकनीक के जानने वाले हों। तो चलिए, आपने जानकारी बहुत शेयर की। मैं लौटूंगा आप अभी आशीष जी के पास। आशीष जी, आप हमारे संपर्क में हैं? आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है वो चूंकि ट्रेन में थे, उनका संपर्क टूट गया होगा। चैतन्य भट्टी जी, बहुत सारी बातें प्रवीण जी ने बताई हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि ये बताना सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस के पास लोड ज्यादा है। आप और हम पहले से जानते हैं कि पुलिस अब राजनीतिक दबाव में काम करती है और उसका अमला भी कम है। और ये जो संगठन है एनआईए जो एजेंसी है, इसके लिए बहुत अलग किस्म के ऑफिसर लगते हैं, जो बहुत तेज तर्रार हो और साथ में वो आईटी के भी जानकार हो। आपको लगता है कि जो देश में इसका विस्तार हो रहा है एनआईए का, वो कम से कम आतंकी गतिविधियों को थोड़ा सा रोकने में कामयाब होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है राघवेंद्र जी के पुलिस के ऊपर इतना दबाव है काम का, और वो विशेषकर अपना काम जो उसका काम है वास्तव में कि क्राइम को रोकना, क्राइम का डिटेक्शन करना, वो काम वो नहीं कर पाती। और इसी कारण से ये होता है कि वो जब नए तरीके से डिटेक्शन नहीं कर पाती अपराधों का, तो अदालत से अपराधी छूट जाते हैं जी। आप देखिए कि जुलूस निकल रहा है, उसमें पुलिस की जरूरत है। पानी नहीं आ रहा, वहां आंदोलन हो रहा, वहां पुलिस की जरूरत है। कहीं पे अगर खेल हो रहे हैं तो वहां पुलिस की जरूरत है। जाम हो रहा है तो वहां पुलिस की जरूरत है। तो पुलिस के ऊपर इतना दबाव। दूसरी बात यह है कि अब जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका अपने इलाके के लोगों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है जी। पहले ये होता था कि वो पैदल चल के अपने इलाके में भ्रमण करते थे और वहां के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनसे संपर्क रखते थे, या जो चौराहे पे खड़े रहते थे लड़के, उनसे भी संपर्क रखते थे, जिनसे उनको सूचनाएं मिलती। आज की तारीख में मुझे लगता है कि मेरे थाने का कौन टीआई है मुझे नहीं मालूम। तो इन परिस्थितियों में आपको एनआईए तो ठीक है, अपनी जगह वो अपनी कार्यवाही करेगा, लेकिन पुलिस को भी इस तरह की अपनी सूचनाओं का जो तंत्र है वो बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से ही एनआईए के पास भी इनपुट जा सकता है। बिल्कुल। अभी स्थितियां ये हैं कि पुलिस का जो आपका खुफिया तंत्र है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। आप देखिए कि किसी भी, अभी हमारे जबलपुर में एक कच्चे का बड़ा व्यापारी पकड़ा गया है और जिसका कनेक्शन दुबई से है। तो वो जब अखबारों में खबर छपी तो एलआईबी वाले उस अखबार को लेने उस अखबार के दफ्तर में आ गए, मतलब उनके पास कोई इनपुट नहीं, वो अखबारों के माध्यम से इनपुट इकट्ठा कर रहे थे। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि एनआईए को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा और उनको भी अपने कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बिना वर्दी के काम करते हैं। तो आपने ठीक कहा कि पुलिस पर दबाव ज्यादा है और हर मर्ज की दवा पुलिस हो गई है। आपने कहा कि आंदोलन होता है तो पुलिस जाती है, पानी का संकट और चक्के जाम होता है तो पुलिस है। तो बहुत सारे काम है जो पुलिस के नहीं होते लेकिन उनको करने पड़ते हैं। मैं कमल राठी जी आपसे सिर्फ बहुत जल्दी से इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, सुरक्षा का मामला, बहुत विस्तार से हम लोग इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसा चैतन्य भट्टी जी बता रहा है, प्रवीण ने बताया और आशीष दुबे जी ने भी बताया था कि ये सारा मामला पुलिस को आधुनिक करने से भी जुड़ा है, पुलिस के अपने सोर्स बढ़ाने से भी जुड़ा हुआ है, और जो लोकल पुलिस है उसकी सक्रियता पुलिसिंग के लिए जरूरी है, ना कि बहुत दूसरे कामों के लिए जो एक तरह से प्राइवेट होते हैं। आपकी संक्षेप में राय? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और एनआईए का तो काम जो है स्पेशलाइज्ड टेररिज्म के लिए है, और इस वक्त जिस ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और जो नई टेक्नोलॉजी का एक दौर चेंज ओवर का चल रहा है,
तो उसमें हाईली टेक्निकल लोगों की भी आवश्यकता है, तो और अलग अलग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। तो जो एनआईए है वो अपने आप में केंद्रीकृत एजेंसीज के साथ में काम करके उनका अपना एक पूरा नेटवर्क होगा। मध्य प्रदेश पुलिस के पास उस नेटवर्क को नहीं होगा मेरे ख्याल से, और काफी अच्छा काम होगा अगर ये हो जाता है तो। बाकी और इस वक्त की सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर रूप से भी फ्रंट पे काम कर रही है। असल में खालिस्तान की जो घटना अभी बढ़ना शुरू हो गई है उसको लेके सब चौंके हुए हैं, और उसके अलावा जिस रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने हमला किया है, जो ग्रेनेड दागा है, वो बताता है कि अब तो ड्रोन भी आ गए हैं। छोटे से बैग में आप ड्रोन रख सकते हैं और बाद में उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में आतंकी किया करते थे। तो हमें लगता है कि बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और सबको, पुलिस के साथ साथ एनआईए के साथ साथ हम सबको भी आंख कान नाक खोल कर रखने की जरूरत है, ताकि हम चीज़ों को समझें और पुलिस को इस बात की इत्तला दें। क्योंकि पुलिस के पास सोर्स भी तो आम आदमी होते हैं, वहीं से उसको इनपुट मिलता है, तो पुलिस का काम आसान हो। और जो रेत में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेत में सुई ढूंढने सरी का काम है आतंकवादियों को पकड़ना या उनको ढूंढना। तो सभी मेहमानों को धन्यवाद। आशीष जी आपका भी, प्रवीण जी आपका भी धन्यवाद, चैतन्य भट्टी जी आपका भी धन्यवाद, और राठी जी आपका भी धन्यवाद। ज़रूरत है पुलिस को तेज़ी से काम करने की और जनता को सतर्क रहने की। एनआईए का दफ्तर तो खुला है, लेकिन जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे तब तक वो भी कम रिजल्ट दे पाएगा। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।